हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग लगातार हिंदी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों ही को पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और वहीं हिंदी साहित्य में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो है कि हिंदी इतिहास लेखन साहित्य इतिहास लेखन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की। तो उसी क्रम में आज हम लोग ये भाग 4 देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ने वाले हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ को पढ़ेंगे, उसके विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ काल विभाजन को देखेंगे और इनके आधार ग्रंथ को देखेंगे। यह वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ आप लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी से जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, जो भाग 4 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसको हम लोग देखें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो बताएंगे रामचंद्र। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और यह कब लिखा गया है, तो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। 1929 ईस्वी में जब यह लिखा गया था तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो आप देखेंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से यह ग्रंथ लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो 1929 में लिखा गया था। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है, प्रकाशन आप देखेंगे कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, परंतु जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया था उस समय इसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण इसको संशोधित एवं संवर्धित जो इसका संस्करण था वो कब प्रकाशित होता है, त्रुटियां होने के कारण संशोधित संस्करण का प्रकाशन 1940 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1940 ईस्वी में होता है और उस समय इसका नाम क्या होता है, 1940 ईस्वी में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है। कैसी पुस्तक के रूप में, तो आप बताएंगे कि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ में प्रकाशन। ठीक है, और किस नाम से हुआ, तब आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। कब लिखा, तो 1929 में। किस नाम से उस समय लिखा गया, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से होता है। त्रुटियां होने के कारण इसका संशोधित संस्करण जो है वो 1940 में प्रकाशित होता है। और किस नाम से, तो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। इस पुस्तक को लिखने में जो सहयोग किया है, सहयोगी कौन कौन से थे, तो सहयोगी में 3 लोग थे, जैसे श्याम सुंदर दास, दूसरे में थे रामचंद्र शुक्ल, और थर्ड नंबर पे जो तीसरा नंबर नाम आता है वो रामचंद्र वर्मा जी का आता है। किसका आता है, रामचंद्र वर्मा। तो 3 लोगों ने इस ग्रंथ की रचना करने में भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इसे सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें
तो ये जो इतिहास ग्रंथ है इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं किसकी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी, इनको अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 में क्या है, इसमें 1000 कवियों का उल्लेख, 1000 कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस रचना में 1000 कवियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कवियों की अपेक्षा इसमें किसको महत्व दिया गया है, तो महत्व किसका है, साहित्य को महत्व, साहित्य को महत्व दिया। ठीक है, यह रचना है, इसमें जो कवि है उसमें कवियों की संख्या को ज़्यादा न मानते हुए साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसमें रचनाकारों को उल्लेख किया गया, रचनाकारों का समावेशन किया गया। साथ ही साथ जो है काव्य निरूपण जब किया गया, काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचना, आधुनिक समालोचना दृष्टिकोण को अपनाया गया है, दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक है, यहां बात समझेंगे। ठीक है, आधुनिक समावेशन जो काव्य निरूपण किया गया उसमें आधुनिक समालोचना दृष्टिकोण को अपनाया गया है। साथ ही साथ कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। ठीक है, कवियों की रचना शैली का वैज्ञानिक क्या किया गया, इसमें विश्लेषण किया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया इसमें। और अगर बात करें तो इसमें काल एवं शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहां जो काल विभाजन किया गया उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है, और साथ ही साथ जो शाखाओं का वर्गीकृत किया है शुक्ल जी ने, उसकी प्रवृत्तियों का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कौन सी प्रवृत्ति में कौन सा काल रखा जाएगा या कौन सी प्रवृत्ति के आधार पर जो शाखा बनाई जाए, तो इसका स्पष्ट इन्होंने उल्लेख किया और उसी के आधार पर इन्होंने रचनाकारों का वर्गीकृत किया है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझे होंगे। थोड़ा सा आगे अगर देखने का प्रयास करें तो आधार ग्रंथ जो शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ लिखा है उसको लिखने में कौन कौन से ग्रंथों को आधार माना है इन्होंने, तो ये देखेंगे कि आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद, कौन सा, मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को आधार ग्रंथ माना है। दूसरे की बात करें तो हिंदी कोविदमाला, तो यहां हम लोग देखेंगे कि इन्होंने किसको किसको आधार ग्रंथ माना। तो नंबर 1 जो है मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने आधार ग्रंथ माना है। दूसरे में हिंदी कोविद रत्नमाला, ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला को आधार ग्रंथ माना है और इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। किसने, तो श्याम सुंदर दास, ये भी आप लोग याद रखेंगे, श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी कोविद रत्नमाला। साथ ही साथ इन्होंने कविता कौमुदी को भी आधार ग्रंथ बनाया है और इस कविता कौमुदी के जो रचनाकार हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है, राम नरेश त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। और जो चौथा ग्रंथ इन्होंने माना है ब्रजमाधुरी सार को इन्होंने चौथा ग्रंथ आधार ग्रंथ माना है और ब्रजमाधुरी सार के जो रचनाकार हैं वो वियोगी हरि जी हैं। ठीक है, वियोगी हरि जी इसके रचनाकार हैं। तो इन 4 ग्रंथों को इन्होंने आधार ग्रंथ माना है जब इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस ग्रंथ का आधार जो इस ग्रंथ की शुरुआत जो होती है यहाँ लिखेंगे, इस
ग्रंथ का प्रारंभ, प्रारंभ यानी कि जब इसे रचना किया गया है तो सबसे पहले किस कालखंड को रखा गया है या कहाँ से इस ग्रंथ की शुरुआत मानी जाती है, तो इस ग्रंथ का प्रारंभ सिद्धों की वाणियों से माना गया। ठीक है, वाणियों से माना गया है। यहां तक आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है इसमें कितने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 4 काल खंडों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो 4 कालखंडों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। अब हम इनके द्वारा जो काल विभाजन है वो देखेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया गया है इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, एक को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, दूसरे को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है, एक को उत्तर मध्यकाल कहा है और इसे इन्होंने गद्य काल कहा है। तो जो वीरगाथा काल है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आदिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो इसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और आदिकाल जो है इसकी समय सीमा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। क्या इसे कहेंगे? विक्रम संवत कहेंगे, ईस्वी में नहीं कहेंगे। पूर्व मध्यकाल जो है इसे पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना गया। किसके नाम से? भक्ति काल कहा गया है। और भक्ति काल की जो समय सीमा है वो आप बताएंगे 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक होती है। और जो उत्तर मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा गया है? तो इसको आप बताएंगे रीति काल कहा गया है। क्या कहा गया है? रीति काल कहा गया। और रीति काल की समय सीमा कितनी है? तो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। ठीक है, और जो गद्य काल है इसे कहा गया है आधुनिक काल। गद्य काल को ही आधुनिक काल कहा गया है। ठीक है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1900 से 1984 विक्रम संवत तक जाती है। कितनी? विक्रम संवत तक, 1984 विक्रम संवत तक माना जाता है। इस प्रकार ये शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन किया गया है। और उसके बाद पुनः शुक्ल जी ने क्या किया है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल को पुनः 4 भागों में वर्गीकृत किया। तो यहां समझने का प्रयास करेंगे, पुनः 4 भागों में, 4 भागों में विभक्त किया है। किसको किया है इन्होंने? तो भक्ति काल को विभक्त किया है। तो ये भी हम लोग देखें कि भक्ति काल को जो है 4 भागों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं, यहां आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जब कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया है, लेकिन पहले 4 भाग नहीं, पहले 2 भागों में विभाजित करते हैं। निर्गुण काव्य, ठीक है, निर्गुण शाखा या फिर सगुण शाखा, 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। फिर निर्गुण काव्यधारा को ये 2 भागों में पुनः विभाजित करते हैं। किसमें? एक को कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरे को कहते हैं प्रेमाश्रयी। क्या बोलते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सगुण काव्यधारा को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। सगुण काव्यधारा को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को क्या कहा है? कृष्णाश्रयी और दूसरे को कहा है रामाश्रयी। क्या कहा है? रामाश्रयी शाखा। ठीक है, ये दोनों ही इनको शाखा कहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके मुख्य कवियों की बात करें, अगर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो कबीर आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तो सूर, प्रेमाश्रयी शाखा के तो ये हो जाएगा आपके जायसी जी हो जाएंगे। ठीक है, जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के कौन से हो जाएंगे? तो कृष्णाश्रयी शाखा के हो जाएंगे आपके सूरदास जी हो जाएंगे। और रामाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि होंगे वो आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का विभाजन इन्होंने पुनः भक्ति काल को किया है। तो यहां तक आप लोगों ने समझा होगा इसे। ठीक है, क्लियर? और ठीक इसी प्रकार से
ठीक इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का भी विभाजन किया है। तो आधुनिक काल यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है? तो 1900 से 1984 विक्रम संवत तक है। ठीक है, 84 विक्रम संवत तक है। और आधुनिक काल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में पुनः विभाजित किया है। तो इसको इन्होंने पहले को कहा प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान कहा गया है। ठीक है, तृतीय उत्थान। तो ये इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है। क्लियर है? तो आज जो है हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास, यानी कि जो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो आज इतना ही हम लोग रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में बेहतरीन तथ्यों के साथ।